नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू की खास पेशकश दो रुख में आज हम बात करेंगे सियासत में जुबान की, या यूं कह ले कि बद जुबानी की। सियासत में अक्सर जुबान जो है वो बड़े कमाल कर जाता है। कई बार आपकी कही हुई कोई बात बाद में आप कभी ये भी कह बैठते हैं कि हमारे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन हम तो ये कहना चाहते थे। लेकिन सियासत में उतने दिनों में जब तक आप कुछ कहते हैं और जब तक आप उसको फिर रफू करते हैं या फिर उसके बारे में ये कहते हैं कि आपका मतलब कुछ और था, मकसद कुछ और था, तब तक शायद सियासी तौर पर वो काम कर जाता है। लेकिन कई बार सियासी रेस में ये हरबा या ये गुगली थोड़ी मुसीबत का सबब भी बनता है। और ऐसा ही कुछ मामला फिलहाल जो है वो संजय रावत के सामने है, जो शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट हैं और शिवसेना के कौमी तर्जुमान भी हैं, बड़े लीडर हैं, बड़ा कद है। संजय रावत ने कुछ ऐसा कह दिया एक खास पार्टी वर्कर्स के खिलाफ या उन पर कुछ कमेंट करने के दौरान, जिसे नोट कर लिया गया और उसको बाकायदा इस बात का हवाला देते हुए दिल्ली में इस बारे में एक एफआईआर दर्ज करा दी गई। बीजेपी की एक लीडर हैं, उनके जरिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि केस तो दर्ज हो चुका है। अब जब संजय रावत के खिलाफ केस दर्ज हो गया है तो उन्होंने मीडिया के सामने आकर यह बात कही कि दरअसल उनका कहने का मतलब यह था, उनका कहने का मकसद यह था, और उन्होंने जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया है, जैसा संजय रावत कह रहे हैं कि आप किसी भी डिक्शनरी में, जो मान्यता प्राप्त डिक्शनरी है, शब्दकोश है, उसमें जाके उसके मीनिंग को देखेंगे तो उसका मतलब मूर्ख ही सामने आता है। और मैंने इसी उद्देश्य से बात कही थी। इतना ही नहीं, जब एफआईआर दर्ज हो जाता है तो महाविकास अघाड़ी जिसकी सरकार है महाराष्ट्र में, महाविकास अघाड़ी में एनसीपी भी है, शिवसेना भी है, कांग्रेस भी है। तो कई लीडर साथ साथ नवाब मलिक जो एनसीपी के कौमी तर्जुमान है, उनका भी बयान आया है। उन्होंने भी ये कहा है कि दरअसल ये संजय रावत की या शिवसेना की या फिर यूं कह ले कि महाविकास अघाड़ी की आवाज को दबाने की कोशिश है। और इसके जवाब में फिर कई और एग्जाम्पल भी सामने दिए गए कि इससे पहले भी ऐसा हुआ, या जिस पार्टी के नेता ने एफआईआर दर्ज कराई है खुद उस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है। तो फिर इसका मतलब यह है कि यह सीधे तौर पर पॉलिटिकल वेंडेटा है। इस बारे में हम इन्हीं दोनों खास मेहमानों से, यानी कि शिवसेना क्या कहती है इस पर और बीजेपी क्या कहती है, हम दो रुख में आज इन दोनों का रुख जानना चाहेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। आनंद दुबे जो तर्जुमान यानी स्पोक्स पर्सन है शिवसेना के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में। और अली जी हमारे साथ मौजूद हैं जो बीजेपी के तर्जुमान है। दोनों हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। अली जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है दो रुख में। अली जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी की एक खातून लीडर ने संजय रावत के खिलाफ दिल्ली की एक थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। किस बात को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसकी तफसील क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी बताएं। वैज़ल आजम जी, ये जो हुआ था, ये जो उन्होंने जो शब्द वापरा है वो इतना घिनौना शब्द है कि इसे रिपीट करने के ऊपर भी शायद हमारे ऊपर एक क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर हो सकता है। हमारी बीजेपी की जो कार्यकर्ता है जिनका नाम दीप्ति रावत मैम है, उन्होंने ये बीजेपी में मंटवी एरिया पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में ये कंप्लेंट को रजिस्टर किया है। ये जो वर्ड है महाराष्ट्र में जो लोग यूज करते, ये जो लिंगो बोलते हैं, ये एक हम लोग इसको एक गाली मानते हैं साहब, ये गाली है। हालांकि ये जो कहना चाहते थे, ये कह रहे हैं कि ये एक हमारा रेगुलर लिंगो है। तो बस मैं यही दुबे जी को कहना चाहता हूं, क्या रेगुलर बेसिस पे आप लोग ये शब्द को वापरते हो? तो विचारधारा क्या है? क्या यही यहाँ पर आप एक जो कल्चर महाराष्ट्र में जो लाना चाहते हो, और जो आपके कार्यकर्ता और जो स्ट्रीट्स पे, रास्ते पे यही चलता है, जो चलता है वही आज उनके माध्यम से ये जाहिर हुआ है। तो लोग देख रही है ये क्या विचारधारा की, ये कैसी सभ्यता की पार्टी है। और बस दुर्भाग्य है कि ये लोग आज सीट ऑफ पावर में बैठे साहब। बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार कर रहे हैं बीजेपी के तर्जुमान
आनंद दुबे जी, अब आपकी बारी है, आपको अपना रुख स्पष्ट करना है इस बारे में कि क्या ये आपकी विचारधारा है या ये जो शब्द का इस्तेमाल हुआ, लफ्ज का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद क्या इस तरह की कोई उम्मीद थी कि इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी? और जो अब बीजेपी आप पर सवाल उठा रही है, शिवसेना उसका क्या जवाब देगी, कैसे जवाब देगी? देखिए, सबसे पहले तो हम सब राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जब काम करते हैं, अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं, अपनी पार्टियों को हित में आगे लेकर जनता के काम करते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय संजय राउत साहब ने बयान दिया था कि भाई सामने वाले जो बार बार आपकी आवाज को दबाने का काम करते हैं, आपको प्रताड़ित करने का काम करते हैं, ये एक प्रकार की मूर्खता है, ये मूर्ख है। उनके कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था। लेकिन चूंकि देखिए, राउत साहब महाराष्ट्र से आते हैं, जो नॉर्थ इंडिया का बेल्ट है, जो काऊ बेल्ट है, दिल्ली के जो लोग हैं वो ज्यादा अच्छी हिंदी बोल पाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी बोल पाते हैं। हमारे मुंबई में मुंबईया हिंदी भी चलती है। अली साहब जानते हैं, कुछ एरिया तो आज भी ऐसे हैं जहां तेरे को मेरे को करके भी लोग काम चला लेते हैं, लेकिन उसका मतलब वो आपका अपमान नहीं करना चाहते, वो एक लैंग्वेज होती है। उसी प्रकार आदरणीय राउत जी ने उन्हें कहना था कि ये लोग समझते नहीं, ये कैसे मूर्ख है, या हम कभी कभी अपने रोजमर्रा जीवन में इस्तेमाल करते हैं क्या, यार वो तो पूरा गधा ही है क्या। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो गधा, माने उस गधे से उसकी तुलना हम कर रहे हैं जो गधा बेचारा रोज पागलों की तरह सड़क पर मट्टी ढोता है। हम एक पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि यार वो पागल ही है क्या। वो एड़ा, मुंबई में एक शब्द है एड़ा, वो एड़ा ही है क्या। अब उसको अगर आप पकड़ के बैठ जाते हैं, देखिए अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, आदरणीय आशीष शेलार जी ने महापौर के लिए एक शब्द का प्रयोग किया कि पूरी रात वो कहां सोई थी। ये सूचक वाक्य था, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर प्रहार था। उसके ऊपर उनके ऊपर एफआईआर हुई। चूंकि आप जानते हैं हमारे देश में संविधान का कानून है, हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी बनाया गया कानून का आदर होता है, उस तहत उनकी गिरफ्तारी हुई और तुरंत उनका जो अधिकार है टेबल जामीन का, वो भी उनको मिल गया। कुछ साल पहले की बात है, आपको बताता हूं आजम साहब, एक मिनट में बात खत्म करूंगा। राव साहब दानवे केंद्र में मंत्री है, उन्होंने भरे दरबार में किसानों को लेकर एक टिप्पणी की थी, अरे साले पागल हैं क्या। तो इसका मतलब ये कतई नहीं आप लगा लें कि कहने वाला कहना क्या चाह रहा है। एक बातचीत के एक रोजमर्रे के जीवन में जो आपका बोलने का तरीका होता है वो स्टेट वाइज अलग अलग होता है जी। लेकिन आदरणीय संजय राउत साहब एक बहुत ही अनुभवी पत्रकार है, सामना के संपादक है, उनको कई अवार्ड मिल चुके हैं, मराठी पे उनकी बहुत तगड़ी पकड़ है। हो सकता है कि बातों बातों में ऐसे शब्द बोल गए हो शायद जो समाज में ठीक नहीं माना जाता, लेकिन उनका कहने का सिर्फ एक ही मकसद था कि क्या सामने वाला कोई मूर्ख है क्या, पागल है क्या, गधा है क्या, ऐसा ही कहना चाहते होंगे। उसको तोड़ मरोड़ कर, और मैं नहीं समझता कि इसको ज्यादा तूल देना चाहिए आजम साहब। हमारे मैं इस पे अब जवाब दूंगा अली जी से भी, और सवाल इस बात को लेकर भी कि क्या एक आम नागरिक जो होता है और बिल्कुल उसमें, और जो हमारे समाज में जो हमारे लीडर्स होते हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, जो वजीर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, क्या उनके लाइफस्टाइल, उनकी बोलचाल, उनका तौर तरीका समाज के एक आम आदमी से थोड़ा अलग नहीं होना चाहिए? क्या वो एक रोल मॉडल नहीं होते हैं? क्या आज हम जब पॉलिटिकल डिस्कोर्स कहते हैं तो हम अपने बड़े बड़े उन नेताओं को जो आज हमारे बीच नहीं भी है, लेकिन क्या हम उन्हें याद नहीं करते? जैसे अभी आपने बात करते करते बाबा भीमराव अम्बेडकर का जिक्र कर दिया। तो सवाल यह है कि जो हमारे लीडर्स होंगे, जिनको बाकी आम जनता, आम आवाम एक तरह से फॉलो करती है, तो उन्हें क्या अपने जुबान का थोड़ा ख्याल रखना नहीं चाहिए? दूसरी बात यह भी है कि क्या कुछ शब्दों के माने मतलब अलग अलग रियासतों में या अलग अलग रीजन में उसका जो टेम्परेचर होता है उसमें वाकई कुछ कमी होती है, और इन अल्फाज के इस्तेमाल और एफआईआर से पॉलिटिकल टेम्परेचर और कितना बढ़ेगा या घटेगा, इस पर सवाल होगा। लेकिन छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं। हम बात कर रहे हैं सियासत में बदजुबानी के दो रुख, यानी ऐसे जुबान जिसे किसी को लगता है कि हमने तो एक
आम जुबान का इस्तेमाल किया है, जो आम बोलचाल की जुबान है, जिसमें मैसेज सीधे और सपाट तरीके से कन्वे हो जाता है। लेकिन जब किसी को इस पर सवाल उठाना होता है तो उस पर वो एफआईआर तक दर्ज कराता है कि नहीं, ये तो बदजुबानी है। तो आखिर ये तय कैसे होगा, ये कैसे तय होगा कि कहां की हिंदी मजबूत है, कहां की हिंदी थोड़ी काम चलाऊ है, इसलिए वहां पर शब्दों का कुछ घालमेल या शब्दों का कुछ ऐसा मिश्रण है, ऐसा मिक्सचर है जो एक स्टैंडर्ड से थोड़ा अलग हो जाता है। अली दारूवाला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और सवाल सीधा है। आनंद दुबे बहुत कोशिश कर रहे हैं इस बात को समझाने की कि आप लफ्ज के चुनाव पे ना जाएं, लफ्ज के मानी पर जाएं, और उनका मकसद जो है वो लफ्ज के मानी पर ज्यादा था, ना कि उस लफ्ज के इस्तेमाल पर। क्या आप इससे कन्विंस्ड हैं? बिल्कुल आजम जी, मैं ये बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जो उन्होंने इतने पोलाइटली और इतने जो सफाई से जो उन्हें पेश करने की कोशिश की, क्या जो वर्ड महाराष्ट्र में उसको हम ऐसा मानते हैं और दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में नहीं, मगर जो वर्ड संजय राउत जी ने वापरा है वो कृष्णा कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक और उड़ीसा से लेके वेस्ट बंगाल तक और राजस्थान तक, अक्के इंडिया में वो वर्ड को वही वर्ड से जाना जाता है। इसे आप उसे डाइल्यूट करके डाइवर्ट मत करो, लोगों की दिशा भूल मत करो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने आशीष शेलार जी का बताया, आफ्टर 82 आवर्स जो दुर्घटना बॉम्बे में हुई थी, उन्होंने जो सिर्फ आधी सी बात बताई, मैं आपको हकीकत बताता हूं। जो वो स्लम एरिया में आग लगी थी, आफ्टर 82 आवर्स बॉम्बे की महापौर वहां पर आती है जी। जब तक एक डेथ होती है, उसके बाद में उनके पिताजी सेकेंड डेथ होती है, 2 डेथ होने के बाद भी महापौर वहां पे आफ्टर 82 आवर्स आती है। तो ये आक्रोश है साहब, किसी का जान जाने के बाद जो आक्रोश होता है ना, वो आक्रोश में उन्होंने ये सवाल पूछा साहब। क्या ये संजय राउत जी को कौन क्या सवाल पूछा? उनको क्या ये जो उन्होंने बताया, क्या why was she missing for last कितने आवर्स, जो सवाल था उसके ऊपर उनके ऊपर गुना दाखिल हो गया। जो दबाव तंत्र का बता रहे थे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी अल्फाज या किसी जुमले के इस्तेमाल से थोड़ा बचने लगते हैं, जब आपको पता होता है कि मैं कुछ कह रहा हूं, ये नोट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप कई और अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और कुछ अल्फाज के इस्तेमाल से डरने लगते हैं, बचने लगते हैं। यहीं पर ये सेल्फ चेक है। विनय दुबे जी ने भी एक उस लफ्ज के बजाय कई लफ्जों का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उस लफ्ज को नहीं दोहराया कि हाँ उन्होंने ऐसा कहा तो उसका मतलब क्या होता है या इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, क्योंकि उनको भी पता है कि यह लफ्ज शायद सही नहीं था, इसीलिए आप भी बचे। और अली दारूवाला जी, आप भी इसीलिए इस बात, उस जुमले के दोहराने से बच रहे हैं कि वो सही नहीं था। बिल्कुल, ये जो उन्होंने कहा था उसके लिए उन्हें सजा हो गई सर, उन्हें जामीन भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर उनका राज था, इनका राज था, इन्होंने डाल दिया। तो ये दबाव तंत्र नहीं है। दिल्ली में जहाँ पे जो आप इनकी जो सहयोगी पार्टी है वहां पर, यहाँ पर अगर हम करते हैं तो दबाव तंत्र माना जाता है सर। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है सर, ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये बिल्कुल गलत है। आनंद दुबे जी, डबल स्टैंडर्ड गलत है, आप पर इल्जाम है कि आप डबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। जी आजम साहब, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि राजनीति में और सामाजिक जीवन में सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए, शब्दों का चयन बहुत ही मर्यादित रूप से करना चाहिए, मानता हूं मैं। लेकिन जिस प्रकार आज 7-8 वर्षों में भारत की राजनीति बदली है कि या तो आप भाजपाई हो जाइए या तो आप जेल के अंदर चले जाइए। ये जो राजनीति दबाव तंत्र की हो रही है, इससे मैं असहमत हूं। क्योंकि देखिए, पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित नेहरू जी के मतभेद होते थे, लेकिन कभी इस स्तर पर लोग नहीं जाते थे। बहुत सारे राजनीतिक दल की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार भाजपा दबाव की राजनीति करती है, अगर भाजपा के कोई केंद्रीय मंत्री अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे किनारा कर दिया जाता है। लेकिन जब दूसरी पार्टी, कोई विरोधी दल का नेता अगर कुछ कहता है तो आप उस बात को पकड़ के बैठ जाते, जबकि आप ये नहीं सोचते कि सामने वाले का बैकग्राउंड क्या है। मैं अली साहब को बहुत ही प्रेम से पूछना चाहता हूं, अली साहब, आप तो मुंबई के रहने वाले हो, आप आदरणीय संजय राउत साहब के पढ़ाई लिखाई, उनके डिग्री के बारे में तो जानते ही होंगे कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो फुल टाइम एक पत्रकार हैं, वो एक पत्रकारिता करते हैं। और आजम साहब, आप भी एक पत्रकार हैं। पत्रकार जो होता है वो समाज को आईना दिखाता है। लेकिन आनंद दुबे की सवाल इस बात को लेकर है कि इसीलिए तो ज्यादा गंभीर प्रश्न है
कि वो इतने सुलझे हुए इंसान हैं, वो अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो अचानक उनके जुबान पर ये ऐसा लफ्ज क्यों आ जाता है कि जिसे आप भी दोहराना पसंद नहीं करते? नहीं, उन्होंने अपने ट्विटर पर 3 दिन पहले आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक वीडियो ट्वीट किया था। आपने शायद वो देखा होगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने जिस शब्द का प्रयोग किया है, मुझसे अच्छा तो मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री ने प्रयोग किया है। तो आप वो भी देख ली। उन्होंने बाकायदे अपने ऑफिशियली तो आपने ये वीडियो भेजा था क्या अली जी को? नहीं, चूंकि मैं अली जी को वीडियो नहीं भेजा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि राजनीति में तंज भी कसे जाते हैं। आप यदि हम पर कोई आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो पहले अपना बैकग्राउंड भी चेक कर लीजिए कि क्या आपके भी नेताओं ने ऐसे पहले कोई विवादित बयान दिए हैं क्या, जो मीडिया में कैप्चर हुआ है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस मामले को ये कई रिपोर्ट्स में मैं पढ़ रहा था, ये खबर है अली जी कि जिस शब्द को लेकर ऐतराज जताया गया है संजय रावत के बारे में, वैसे ही शब्द का इस्तेमाल के बारे में रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, जो अभी आनंद दुबे बता रहे हैं कि यूपी के सीएम ने भी ऐसा कह दिया था। बिल्कुल, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं। जैसा उन्होंने बताया, उन्होंने मुझे ब्रीफ नहीं किया है। मैं बिल्कुल इसकी मालूमात, इसकी जानकारी लेके आप तक वापस आऊंगा। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो कहते हैं अगर आप भाजपा के नहीं हो सकते तो आप जेल में जाएंगे, सर ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही घिनौना आरोप है सर। ये जो नेशनल टेलीविजन पर आके ये जो ऐसी बातें का ये लोग प्रसार करते हैं, गलत है सर। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी जो स्टॉलवर्ड लीडर्स, द सो कॉल्ड स्टॉलवर्ड लीडर्स जो जेल में गए सर, उनकी छोटी सी फेरिज में बताता हूं। ए राजा, पी चिदम्बरम, सुरेश कलमाड़ी, लालू प्रसाद यादव, मधु कोड़ा, ये सारे के सारे यूपीए रेजिम में जेल में गए। सारे भी जो कान मिले सर, ये यूपीए 1, यूपीए 2 के टाइम में गए सर। ये जो करेगा वो भरेगा। इनको डर किस बात का है? अगर इनको डर नहीं है तो आप लोग निश्चिंत सो जाओ, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सर। आनंद दुबे जी, अगर आप गलत करेंगे, कुछ मिल रहा है, जब कुछ मिल रहा है तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल हो रहा है साहब। अली साहब बंद करें तो मैं बोलूं। अली साहब बंद करें तो मैं बोलूं। तो आप प्लीज आप शांति से सो जाओ ना सर। हाँ अली साहब अगर आप चुप हो जाएं तो मैं बोलूं। एक रिएक्शन ले लेते हैं जी, बोलिए। मैं आजम साहब कभी हल्की बात नहीं करता हूं। आपके चैनल पर बहुत ही गंभीरता से कह रहा हूं, बीजेपी के 2 बड़े नेता, एक संजय काका पाटिल जो सांसद हैं सांगली से, और एक आयातित नेता, पहले कांग्रेस में थे अभी भाजपा में है, हर्षवर्धन पाटिल। दोनों नेताओं के बयान गूगल पर, यूट्यूब पर मौजूद है कि जिस दिन से हम भाजपा में आए हैं हमें बहुत मीठी नींद आती है, हमें ईडी और सीबीआई का कोई डर नहीं है, वाह रे मेरी पार्टी। अगर ऐसे बयान एक गंभीर बड़े नेता, संवेदनशील नेता अगर देते हो तो देश की जनता को क्या समझना चाहिए? आजम साहब, मैं आपके माध्यम से अली भाई को पूछना चाहता हूं। जी, जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सर, इनके जो मंत्री जो थे वो एक्ट्रेस के सुसाइड केस में उनको राजीनामा देना पड़ा सर। इनके सरकार के जो नेता है वो 100 करोड़ के वसूली में अंदर गए सर। जो सचिन वाजे है, 18 साल जो ऑफिसर सस्पेंड है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता, उसे आप जैसा सत्ता में आते हो आप उसको रीइंस्टेट करते हो। उसका उसकी ऑर्डर्स इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री इशू करते हैं और वो डायरेक्टली सर सीपी को ने सीएम को जाके रिपोर्ट करता है। सर ये जो 2 नाम इन्होंने गिनाए थे, इस पे क्या कहना है? मीठी नींद वाली बात पे सर बिल्कुल, ये सब जो हो रहा है सर, लोग देख रहे, और जो हो रहा है उसी के ऊपर सर गुना दाखिल हो रहा है। कोई तो मनगढ़ंत कहानी के ऊपर गुना दाखिल नहीं हो रहा है सर। हमारे देश के सबसे आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। बिजनेसमैन गलत बताया जा रहा है उसे। आजम साहब मैं हैरान हूं कि अली साहब मेरे इन दोनों नेताओं के दिए बयान पर कुछ बोल नहीं पाए। कोई बात नहीं, इन्होंने 2 प्रश्न हम पर लगाए कि महाविकास आघाड़ी की सरकार पर 100 करोड़ का वसूली का आरोप था, तो महाविकास आघाड़ी की सरकार ने उन्हें बचाने का काम नहीं किया है। आप देखिए उन पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन दुख तब होता है जब परमवीर सिंह कमिश्नर, नहीं मैं बता रहा हूं हाँ, तो अब आ गए ना, अब आ गए सेंट्रल एजेंसी। जब परमवीर सिंह
पूर्व कमिश्नर आरोप लगाते हैं कि मुझ पर दबाव बनाया जाता था कि मैं वसूल के दूं, वही परमवीर सिंह भागे भागे फिरते हैं और वो कहां रहते हैं उनका पता नहीं होता और बाद में वापस प्रकट होते हैं। तो आप देखिए कि सेंट्रल एजेंसियां किस प्रकार राज्यों पर दबाव बनाती हैं जहां जहां उनकी सरकार नहीं है। टीम तेम प्रकरण कैसे भी उनको सरेंडर करवाने का काम किया जाए। और मैं जो कह रहा हूं कि जो भाजपा में है वो मीठी नींद की इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उन्हें न ईडी का डर है न सीबीआई का डर है। मेरा यही प्रश्न तो है कि कब तक ऐसी राजनीति आप दबाव की करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग करते हैं आजम भाई, ये मामूली शब्द नहीं। यशस्वी मतलब बहुत ही महान, बहुत ही महात्मा। लेकिन जब वो कोई गलत काम करते हैं तब किसानों के दिए गए बिल के आदेश पर भी उन्हें वापस जाना पड़ता है। चलिए तो ये अब सवाल इस बात को लेकर मैं आप दोनों से एक मिनट मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। मैं सिर्फ 10 सेकंड में सिर्फ इस बात का जवाब चाहूंगा कि जो शब्द संजय रावत ने इस्तेमाल किया, मैं शब्द की बात कर रहा हूं उसके माने की नहीं, जो शब्द संजय रावत ने इस्तेमाल किया है भले उस शब्द का इस्तेमाल किसी भी और प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री ने किया हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन्होंने किया है तो आपको लीगल लाइसेंस मिल गया या आप भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सियासत में आप इसे सही मानते हैं, जायज मानते हैं आनंद दुबे जी? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, भारत में संवैधानिक प्रक्रिया है। आपको लग रहा है कि किसी शब्द से आपको बहुत ही क्षति पहुंची है, बहुत ही हुआ है, तो आपने उस पर एक एफआईआर करा दी है। अब कोर्ट तय कर देगा कि हमें कितनी उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन शब्दों का प्रयोग आशीष शेलार जी ने किया या राहुल गांधी ने किया या योगी आदित्यनाथ जी ने किया, अली भाई बैठे हैं, क्या उस शब्द को जायज मानते हैं? देखिए फर्क इसी बात का हो जाता है, आपके चेहरे आपके जुबान पे किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जरूर, लेकिन क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई थी? लेकिन अभी तो एफआईआर दर्ज हो गई है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि आपने बताया कि प्रोसेस है, इस प्रोसेस से मामला आगे बढ़ेगा। मैं पहले कह रहा हूं माफी मांगो, शब्दों का प्रयोग बहुत ही संतुलित होना चाहिए। लेकिन संजय रावत ने कहा है कि मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश है और मैंने जो कहा था उसका मतलब होता है मूर्ख। लेकिन मामला पुलिस थाने में दर्ज हो चुका है, मंडावली थाने में। अब जाहिर सी बात है इस पर अगर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो मामला कोर्ट तक जाएगा। अब यह देखना होगा कि कोर्ट इसे क्या मानती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत। आता